नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम बेसिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसे जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि बाधक ग्रह का जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके विषय में हमें सिखाएं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है दीदी आपका। जी, एक्चुअली आज ये बहुत ही एक रोचक विषय है। समझ में आया कि इसके बारे में हम चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारा जो विषय है, कुंडली में बाधक ग्रह। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कुछ कुछ, तो उसमें बाधक ग्रह की चर्चा जरूर करते हैं और कहते हैं कि ये बाधक भाव का स्वामी होकर बाधक हर कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। अक्सर ये मैंने यूट्यूब पे जितने प्रेडिक्शंस आते हैं उनमें मैं ये पढ़ती हूँ कि ये बाधक भाव का स्वामी है, इसलिए ये कार्य नहीं होने दे रहा। मैं इसी भ्रम को तोड़ना चाहती थी कि बाधक का जो शाब्दिक अर्थ है उस पे हम बिल्कुल नहीं जाएं। इसका शाब्दिक अर्थ बाधक मतलब बाधा पहुंचाना है, लेकिन वो स्वास्थ्य विषय के विशेष में संदर्भ में है विशेष रूप से। और ऐसा नहीं है कि इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं किया गया है। इसका उत्तर कालामृत में वर्णन आता है स्पष्ट रूप से। जहां तक चंद्रिका में भी आता है, वहां पर लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव, वहां का स्वामी, वहां स्थित ग्रह और स्थित ग्रहों के नक्षत्र में भी स्थित ग्रह जो है बाधक भाव के कारक कहलाते हैं। चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव माना गया है। और हम लोगों ने जो राशियों का विभाजन किया है उसके पीछे भी एक बहुत विशेषता है। चर लग्न वाली कौन कौन सी राशियां हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। ये चर लग्न है, ये चर प्रधान है, फास्ट मूविंग है, जल्दी जल्दी अपना कार्य संपन्न करती हैं, ये इनकी अपनी विशेषता है। उसके बाद आती है स्थिर लग्न, वो है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर है, ये स्थिरता से धीरे धीरे आराम से। तो इन राशियों के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि नवम भाव जो हमारा भाग्य भाव है उसको बाधक माना है और वहां स्थित ग्रहों को भी बाधक माना है। और कृष्णमूर्ति जी ने तो थोड़ा आगे बढ़ के कि अगर वहां पर कोई ग्रह स्थित है तो उसके नक्षत्र में भी यदि कोई ग्रह है तो वो भी बाधक भाव का सिग्निफिकेटर बन जाता है। इसके बाद आती हैं द्विस्वभावक राशियां, तीसरी कैटेगरी जो है हमारी। 4 और 4 8 राशियां हो गई और ये है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये 4 राशियां हैं। इनके लिए जो बाधक भाव बताया गया है शास्त्रों में वो बताया गया है सप्तम भाव। इनके लिए सप्तम भाव और एक खास बात करता है कि हमारे शास्त्रों में जो है मारक भाव माने गए हैं दूसरा भाव और सातवां भाव। तो द्विस्वभावक राशियों के लिए सातवां भाव बाधक भाव भी होता है और मारक भाव भी होता है, मतलब वो डबल इफेक्ट देता है। तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि बाधक भाव का अर्थ जो है, तात्पर्य जो है, वो शाब्दिक अर्थ पर हम नहीं जाएं क्योंकि ये सभी कामों में बाधा पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। अपितु यह भाव, यहाँ का स्वामी, यहाँ स्थित ग्रह जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं सबसे प्रथम। और स्वास्थ्य को भी वो कब प्रभावित करते हैं? जब ये ग्रह लग्न छठा, लग्न आठवां या लग्न 12वें भाव से किसी भी प्रकार संबंधित होते हैं और उन ग्रहों या की दशा या अंतरदशा चलती है। ये सबके साथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। केवल स्वास्थ्य को छोड़कर ये किसी और अन्य काम में बाधा नहीं पहुंचाते। ये मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहती हूँ कि केवल स्वास्थ्य विषयक समस्याएं देते हैं, हर काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाता है और व्यक्ति उस ग्रह की दशा अंतरदशा में बीमार रहता है या स्वस्थ नहीं हो पाता। और अगर वो उसने अपनी आयु भोग ली है, पूर्णायु हो चुकी है उसकी, और उस समय उसके बाधक ग्रहों की से जुड़े हुए ग्रहों की दशा या अंतरदशा चलती है, तो ये जो ग्रह हैं बाधक भाव से जुड़े हुए ग्रह उसको मृत्यु तक ले जाते हैं। इसलिए इनको बहुत ही खराब माना गया है। बाधक केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीजें क्या होंगी। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है
कि ये जो है जीवन के हर क्षेत्र में बाधा पहुंचाएंगे, ये केवल स्वास्थ्य विषयक समस्याओं में बाधा पहुंचाएंगे, उस आपको ठीक नहीं होने देंगे, आपको स्वस्थ नहीं होने देंगे, आपका डायग्नोसिस करेक्ट नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि क्या बीमारी है। अब हम सबसे पहले जो चर्चा करने हैं, हमने इसको 3 भागों में बांटा है हमारा जो ये विषय है, क्योंकि 3 तरह की राशियां हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभावक। तो सबसे पहले हम चर राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा एपिसोड हम बना लेंगे स्थिर राशियों के लिए, और तीसरा एपिसोड हम बना लेंगे द्विस्वभावक राशियों के लिए। तो हम चर राशियों को सबसे पहले लेते हैं। तो चर राशि में सबसे पहले आती है मेष राशि, मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए शनि एकादश भाव का स्वामी है, दशम भाव का भी है और एकादश भाव का भी। तो शनि जो है, जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, शनि उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कब? जब या तो वो लग्न को देखे, लग्न से किसी भी तरह से कनेक्ट हो, लग्न और छठा भाव दोनों मिलते हैं तभी व्यक्ति रोगी होता है। लग्न और 8वां भाव मिलता है एक साथ, तब व्यक्ति को चिंताएं या अक्यूट बीमारी होती है। लग्न और द्वादश मिलता है तो किसी न किसी रूप से अस्पताल के चक्कर लगाता रहता है या डॉक्टर के पास जाता रहता है, कुछ परेशानी होती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए यदि शनि है उनका, तो वो स्वस्थ होने में मदद नहीं करेगा, लेकिन वो दशम भाव का भी स्वामी है, तो उनके व्यवसाय में या नौकरी में कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हाँ, स्वास्थ्य विषयक समस्याएं अवश्य रहेंगी। और जो इसके अतिरिक्त अगर कोई ग्रह शनि के नक्षत्र में भी होता है, तो वो ग्रह भी अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अब आ जाते हैं हम कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए जो है, एकादश भाव में वृषभ राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र है। वहां पर वृषभ राशि, और वृषभ राशि का जो शुक्र का जो दूसरी राशि है शुक्र की, वो चतुर्थ भाव में है, तुला राशि, ये हम जानते हैं। अब इसका तात्पर्य ये है कि शुक्र इनके लिए चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का स्वामी है, तो उसको व्यक्ति को जो है पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा का भी है। उसको वाहन सुख मिलेगा, घर उसका बहुत सुंदर सजा हुआ फर्निश्ड मिलेगा। हाँ, यदि शुक्र कहीं भी स्थित है कुंडली में और वहां से वो छठे और लग्न भाव को भी प्रभावित कर रहा है, या ऐसे नक्षत्र में है कि लग्न छठा या लग्न अष्टम या लग्न द्वादश से जुड़ रहा है, तो वो आपको स्वास्थ्य विषयक परेशानियां देता रहेगा, अन्यथा नहीं देगा और आपको ठीक नहीं होने देगा, विशेष रूप से जब तक उसकी दशा या अंतर्दशा चलती रहेगी। ये चीज हम ध्यान। इसी प्रकार अगर हम तुला लग्न वालों को देखें, तो तुला लग्न वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, अकेला सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक भाव ही मिला हुआ है, तो सूर्य जो है वो एकादश भाव में का स्वामी है, सिंह राशि वहां पड़ती है, और सूर्य इस प्रकार बाधक बन जाता है। आप देखें कि किसी किसी का सूर्य जो है लग्न पर होता है, तुला लग्न पे, एक तो वो नीच का हो गया, और दूसरा अगर वो गुरु के नक्षत्र में हुआ, क्योंकि तुला राशि में गुरु का नक्षत्र भी होता है, तो अगर वो गुरु के नक्षत्र में हुआ तो उसका सीधा सीधा संबंध छठे भाव से पड़ जाता है, क्योंकि गुरु जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, तो वो उसके स्वास्थ्य को अपनी दशा अंतर्दशा में उसके स्वास्थ्य को जो है वो ठीक ही नहीं होने देगा। हाँ, बाकी अन्य जो लाभ हैं वो उसको जरूर देगा और देता रहेगा अपनी दशा अंतर्दशा में, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में वो उसको परेशान करेगा। और जो भी ग्रह सूर्य के साथ युति करेंगे या उसको देखेंगे, उनके साथ जुड़कर वो उनको स्वास्थ्य विषयक समस्याएं देता रहेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य के नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हुआ, तब तो और भी गड़बड़ हो गई कि लग्न भी जुड़ गया, छठा भाव भी जुड़ गया और बाधक भाव भी जुड़ गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सूर्य स्वाभाविक रूप से जो है हमारी इम्यूनिटी का कारक है, तो यदि सूर्य कमजोर हो जाता है कुंडली में और लग्न से जुड़ जाता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देता है, घटा देता है। व्यक्ति बार बार जल्दी बीमार पड़ता है, जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाता, तो उससे इनडायरेक्टली उसका व्यापार या व्यवसाय प्रभावित होता है, क्योंकि स्वस्थ नहीं है। तो ये है। अब हम आ जाते हैं मकर लग्न वालों के लिए, जो हमारा चौथी राशि है चर लग्न की, मेष, कर्क, तुला और मकर। मकर लग्न वालों के लिए भी मंगल
चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। तो यहाँ भी मंगल वही काम करेगा चौथे भाव से और 11वें भाव से। उसको जमीन जायदाद की सुविधा देगा, वो खरीद सकता है, मात्र सुख दे सकता है, या फिर घर की जो भी सुख सुविधाएं हैं, उसकी शिक्षा है, इन सब से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं वो सारी उसको मिलेगी। अगर लेकिन यदि इसके नक्षत्र में कोई ग्रह हुआ या ये लग्न छठे, लग्न 8वें या लग्न 12वें ग्रह से संबंधित हुआ किसी भी तरह से, तो हम ये देख सकते हैं कि फिर मंगल जो है वो अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि मकर लग्न वालों के लिए वृश्चिक राशि एक तो वहां आती है, और वृश्चिक राशि में जो नक्षत्र है वो कौन कौन से हैं? गुरु का, शनि का और बुध का। तो आप देख लीजिए कि गुरु का नक्षत्र तो तीसरे और 12वें भाव का स्वामी हो जाता है मकर लग्न के लिए गुरु, है ना, 12वां भाव जुड़ गया, एकादश भाव में होता है, तो गुरु के नक्षत्र में है तो वो अकारक हो गया। उसके बाद यदि वो शनि के नक्षत्र में है तो शनि जो है वो लग्न का स्वामी है, लग्न का भी स्वामी है और सेकेंड हाउस का भी। तो आप ये भी मान लीजिए कि उस ग्रह का सीधा सीधा संबंध लग्न से और बाधक भाव दोनों से बन गया, तो वो अपनी दशा में परेशान करेगा। तीसरा नक्षत्र आता है बुध का। बुध जो है इनके लिए छठे भाव का स्वामी, तो परेशानी करने में कसर नहीं छूटती। लेकिन ये सब उनकी दशाओं और अंतरदशाओं में होते हैं, और बाकी जो अन्य फल उनको देने होते हैं, अब मंगल हो सकता है बहुत अच्छे ग्रहों के नक्षत्रों में हो तो वो बहुत अच्छे फल भी देगा, लेकिन जब भी वो रोग भाव से या छठे, 8वें या 12वें भाव से कनेक्ट होगा और लग्न के साथ कनेक्ट होगा, तभी वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां प्रदान करेगा। इस तरह से हमें देख लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि ये तो बाधक भाव है तो हर क्षेत्र में हमें बाधा पहुंचाएगा। ये अभी हम इसको चर लग्न वाले जातकों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अब हम अगला एपिसोड जो है बाद में आपके लिए प्रस्तुत करें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, एक्यूरेट, सही, सटीक जानकारी। अज्ञानता को दूर करने के लिए आप हमेशा अपने ज्ञान से सबको जो है लाभान्वित करते रहते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बहुत। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। जिनको उनसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए वो उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक नया बेसिक का बैच हम बड़ी जल्दी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी संपर्क करना चाहता है वो मुझे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।